Welcome everyone to Physica. So this question came in CSL Net December 2018. This is a 5 marks question and this question came from hydrogen atom से आया बोहर रेडियस से. So बहुत easy question है, 5 marks में आया था. So इसका आंसर देखेंगे कैसे करते हैं, क्वेश्चन कैसे करते हैं. So question है, if the position of the electron in the ground state of hydrogen atom is measured, then the probability that it will be found at a distance are greater than equal to a naught being the Bohr radius is nearest to. So out of these options बताना है कि probability किसके nearest होगी. So probability हमें किस चीज़ की बतानी है कि probability बतानी है कि इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट की probability बतानी है कि it is found radius greater than equal to a naught. So उसकी probability बतानी है और a naught यहाँ पे Bohr radius है, it is Bohr radius and ground state में मेज़र किया है. पोजीशन जो है हमने ग्राउंड स्टेट में मेज़र किया. सो ग्राउंड स्टेट के लिए आपको इसका वेव फंक्शन पता होना चाहिए. सो फॉर ग्राउंड स्टेट हमें पता है n जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 0, l इज़ इक्वल टू 0 एंड ml भी 0 होता है. तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको वेव फंक्शन पता होना चाहिए. और क्योंकि हमें सिर्फ रेडियल प्रोबेबिलिटी बतानी है, क्योंकि ये तो रेडियल प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी दैट वेव फाउंड एट अ डिस्टेंस आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सो रेडियल वेव फंक्शन भी काम कर जाएगा. तो हम सिर्फ रेडियल वेव फंक्शन पहले यूज़ करते हैं. सो रेडियल वेव फंक्शन ग्राउंड स्टेट का n इक्वल टू 0, l इक्वल टू n इक्वल टू 1, l इक्वल टू 0 के कॉरस्पॉन्डिंग रेडियल वेव फंक्शन r10 होता है 2/a0 रेस्ट पर 3/2 e raised to power minus r by a naught. Now this wave function is not given in the question, या फिर कभी कभी psi 100 भी क्वेश्चन में दे देता है लेकिन इस बार ही नहीं दिया. तो इसलिए मैं पहले भी बोलता हूँ क्वेश्चन में कि आपको वेव फंक्शन याद होने चाहिए, एटलीस्ट बेसिक कुछ स्टार्टिंग के वेव फंक्शंस आपको याद होने चाहिए. सो r10 ये होता है. सो रेडियल वेव फंक्शन यूज़ करके वी कैन कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी. सो रेडियल प्रोबेबिलिटी इज़ गिवन बाय रेडियल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है रेडियल प्रोबेबिलिटी इज़ इंटीग्रल. अब हमें रेडियस जहाँ से इंटीग्रल करेंगे सो प्रोबेबिलिटी हमें कहाँ से कहाँ तक निकालनी है. r इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू a नोट. सो a नोट भी इंक्लूड करना पड़ेगा, a नोट से ज़्यादा होनी चाहिए. ठीक है, r इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू a नोट एट डिस्टेंस r ग्रेटर देन इक्वल टू a नोट. सो a नोट से ज़्यादा इन्फिनिटी तक ले जाएंगे. सो a नोट से इन्फिनिटी तक इंटीग्रल मोड ऑफ r इस रेडियल जो वेव फंक्शन है मोड ऑफ r10 के मोड का स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर डी आर. ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे रेडियल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए एंड इट विल बी इक्वल टू इसके मोड का स्क्वायर होगा. सो 4/a0 की क्यूब तो ये बाहर आ जाएगी क्योंकि इसका स्क्वायर जब होगा तो 4/a0 की क्यूब बाहर आ गई. इंटीग्रल a0 से इन्फिनिटी तक जाएंगे आर स्क्वायर ई रेस्ट टू पावर इसका स्क्वायर ई रेस्ट टू पावर -2r/a0 हो जाएगा स्क्वायर होके. नाउ वी कैन यूज सब्सटीट्यूशन. 2r/a0 को t पुट करना पड़ेगा. 2dr/a0 इज इक्वल टू dt. सो dr इज इक्वल टू हो जाएगा a0/2 इंटू dt. सो प्रोबेबिलिटी p विल बी इक्वल टू 4/a0 की क्यूब बाहर थी पहले से, dr की जगह a0/2 आ जाएगा. इंटीग्रल अब लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक होंगी, जब r a0 है r को a0 पुट करो तो t2 हो जाएगा एंड जब इन्फिनिटी है r तो t भी इन्फिनिटी रहेगा. ई रेस टू पावर माइनस टी इंटू आर स्क्वायर भी है, आर स्क्वायर की जगह क्या पुट करना पड़ेगा. अब यहाँ से r की वैल्यू निकालते हैं a0t/2. सो a0/2 तो वैसे कांस्टेंट है, ये नेक्स्ट स्टेप में करते हैं. a0/2 a0t/2 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू dr a0/2 इंटू dt है. a0/2 हम बाहर ले ही गए हैं. अब यहाँ से भी a0/2 का स्क्वायर बाहर ले जाएंगे तो 4/a0 की क्यूब और इसका जब स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा a0 की क्यूब बाय 8. अब ये कैंसिल हो गया, बस हाफ बार बच गया. इंटीग्रल है 2 से इन्फिनिटी ई रेस्ट पर माइनस टी स्क्वायर इंटू dt. अब इस इंटीग्रल का आपको कुछ पता नहीं है ये कैसे सोल्व करेंगे क्योंकि 2 से इन्फिनिटी है. आपको पता है 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि गामा फंक्शन आपने अगर यूज़ करा होगा गामा n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी x रेस्ट पर n-1 e रेस्ट पर -x dx.
ठीक है। तो x रेस्ट पर n-1 है, e रेस्ट पर -x एंड इंटीग्रल है 0 से इन्फिनिटी तक। तो हम इसे क्या करेंगे, ब्रेक कर देते हैं दो पार्ट में। इसको ब्रेक करते हैं, इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी टी स्क्वायर ई रेस्ट पर -t dt, एग्जैक्टली ये लिख दिया, इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी। अब इसमें से माइनस कर देंगे जो बचा हुआ पार्ट है, 0 से 2 तक का जो पार्ट बचा है वो बचा हुआ है, तो उसको मैंने माइनस कर दिया, तो हमें मिल जाएगा 2 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो इंटीग्रल 0 से 2 टी स्क्वायर ई रेस्ट पर -t dt। ठीक है, तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, क्योंकि आपने इंटीग्रेशन अगर पढ़ा हो, इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी कुछ भी है fx dx, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, और सॉरी a से b लिख लो, सो इसको आप a से c fx dx लिख सकते हो, प्लस c से b fx dx लिख सकते हो। तो ऐसे हम लिख सकते हैं, तो मैंने वही चीज़ करी है इसमें। सो इंटीग्रल अगर 0 से इन्फिनिटी fx dx है, तो इसको क्या करो, 0 से 2 तक ले गए fx dx, प्लस इंटीग्रल ऑफ 2 से इन्फिनिटी तक ले गए fx dx। तो ये प्रॉपर्टी इंटीग्रल की मैंने यूज़ करी है, और यहाँ से हमारे पास क्या था, ये दे रखा था, तो इसको मैं इधर ले गया और यहाँ से ऐसे नेगेटिव करके लिख दिया। ठीक है, तो ये एक वैलिड चीज़ है, आप ऐसे कर सकते हो इंटीग्रल सोल्व करने के लिए। सो कई बच्चे यहाँ पे इंटीग्रल इसमें ही अटक जाते हैं ये देखते ही। ठीक है, तो वो नहीं करना, आपको गामा फंक्शन पता ही है। सो दिस इज़ टी स्क्वायर, सो टी 3-1 लिख सकते हैं, सो दिट विल बी गामा 3। तो गामा 3 होता है 2 फैक्टोरियल, सो ये 2 हो जाएगा। एंड इसको कैलकुलेट करते हैं, अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब यहाँ पे तो कुछ भी गामा फंक्शन नहीं लगेगा, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर देते हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन, माइनस यहाँ पे पहले से था। सो इसमें क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं। सो फर्स्ट फंक्शन ऐसे का ऐसे ही इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ई रेस्ट पर -t डिवाइडेड बाय -1 माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 2t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इंटू dt, एंड लिमिट्स हैं 0 से 2 तक। ठीक है, वो हम बाद में अप्लाई कर देंगे वैसे। एंड गामा 3 होता है 2 माइनस, अब इसको मैं अभी ऐसे कैसे ही लिख रहा हूँ, ई रेस्ट पर ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव ऊपर चला गया, ई रेस्ट पर -t नेगेटिव, और ये नेगेटिव बाहर जाके प्लस हो जाएगा। तो अब इसे इंटीग्रेट करते हैं। सो 2 तो एक बाहर रह जाएगा, कांस्टेंट है। अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे बाय पार्ट्स, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सो ई रेस्ट पर -t बाय -1 माइनस इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, वो 1 हो जाएगा, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन डिवाइडेड बाय -1 dt, एंड लिमिट्स हैं 0 से 2 तक। नाउ अब क्या करेंगे, हाफ 2 माइनस टी स्क्वायर ई रेस्ट पर -t प्लस, अब ये यहाँ पे जाके ये माइनस हो जाएगा, दिस इज विल बी नेगेटिव, सो प्लस की जगह नेगेटिव कर देते हैं यहाँ पे, -2t ई रेस्ट पर -t। ठीक है, एंड यहाँ पे भी एक नेगेटिव है, ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, एंड ई रेस्ट पर -t का इंटीग्रेशन होता है ई रेस्ट पर -t डिवाइडेड बाय -1, सो नेगेटिव आ ही जाएगा, सो -2 ई रेस्ट पर -t बच जाएगा, एंड लिमिट्स हैं 0 से 2। सो अब क्या कर सकते हैं, तीनों टर्म्स में नेगेटिव है, सो नेगेटिव कॉमन लेके ये प्लस हो जाएगा, सो वो इजी रहेगा, वो कर लेते हैं। सो 2 प्लस, इन सब को प्लस कर लेते हैं, सो प्लस हो गए ये सारे। ठीक है, नाउ लिमिट्स डाल देते हैं। सो अब लिमिट्स डालेंगे तो क्या आएगा, ये अपर लिमिट डालेंगे 2, तो ये हो जाएगा 4 ई रेस्ट पर -2 प्लस 2 इंटू 2 दैट विल ऑल्सो बी 4 ई रेस्ट पर -2 अगेन, प्लस इस पे लिमिट डालेंगे +2 ई रेस्ट पर -2, लोअर लिमिट डालेंगे तो ये टर्म 0, ये टर्म 0, माइनस ये टर्म बच जाएगी 2 इंटू ई रेस्ट पर -0। सो ई रेस्ट पर 0 इज़ 1 होता है, तो ये 1 ही हो जाएगा, हाफ 2 प्लस, तो ये है 4 ई रेस्ट पर -2 प्लस 4 ई रेस्ट पर -2 प्लस ये है 2/e²। ठीक है, एंड ये है -2, क्योंकि ई रेस्ट पर 0 1 ही होता है, तो -2 हो जाएगा। अब ये दोनों ऐसे कैंसिल हो गए, एंड हमारे पास बच गया हाफ
ये 4/e² है, सो टोटल 10/e² हो जाएगा, ठीक है। एंड ये 2 है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 5/e²। और e की वैल्यू आपको पता है 2.718 के आसपास होती है, 2 और 3 के बीच में 2.718, और इसका स्क्वायर अगर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 0.676। एंड हमें नियरेस्ट बताना है, नियरेस्ट आंसर क्या होगा, इज़ नियरेस्ट टू, सो नियरेस्ट है ये 0.66 से, हमारा 0.67 आया, सो इट इज़ नियरली इक्वल टू 0.66 हम एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। तो आप इंटीग्रेशन अलग तरीके से भी सोल्व कर सकते हो, मैंने कुछ इस तरीके से सोल्व किया क्योंकि मेरे को ये कन्वीनियंट लगा, अच्छा लगा तरीका। एंड आप किसी और तरीके से भी कर सकते हो। अब कई बच्चे क्या कहते हैं, पूरा वे फंक्शन ले लेते हैं, तो वो भी आप कर सकते हो। तो वे फंक्शन, जो टोटल वे फंक्शन है ग्राउंड स्टेट का, ग्राउंड स्टेट के लिए जो नॉर्मल वे फंक्शन है, पूरा वे फंक्शन डेट इज़ इक्वल टू r10 इंटू y00, ठीक है। सो y00 में क्या क्या आते हैं, r10 आप ऐसे भी लिख सकते हो f0। तो y00 की वैल्यू होती है, और ये जो रेडियल और एजिमुथल पार्ट होते हैं इनकी वैल्यू होती है, एंगुलर और एजिमुथल पार्ट जो होते हैं उसकी वैल्यू होती है 1/√4π, ठीक है। ये इसकी वैल्यू y10 की 1/√4π, ठीक है। तो r10 आपको पता ही है, मैंने पहले ही बता दिया, सो 1/√4π, एंड ये है 2/a0 3/2 e⁻⁻r/a0। सो टोटल वे फंक्शन psi10 हो जाएगा। अब 2 यहाँ से बाहर आके कैंसिल हो जाएगा, सो 1/√π इंटू 1/a0 3/2 e⁻⁻r/a0। सो ये हो जाएगा टोटल वेव फंक्शन। नाउ इस वेव फंक्शन से हम कैसे निकालेंगे अब टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए पूरा अगर वेव फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो हमें ट्रिपल इंटीग्रल यूज़ करना पड़ेगा, एंड पूरे वेव फंक्शन पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो वो कैसे कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। सो रेडियल पार्ट जो है वो तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, वही जो भी किया था a0 से इन्फिनिटी तक, क्योंकि r जो है ग्रेटर देन इक्वल टू a0 पे निकालना है। सो a0 से इन्फिनिटी तक, थीटा वुड गो फ्रॉम 0 से पाई जो एज यूजुअल जाता है, फाई गोज़ फ्रॉम 0 से 2π, तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज़ कर रहे हैं। psi100 के मोड का स्क्वायर हो जाएगा इनटू वॉल्यूम एलिमेंट विच इज़ r² sin थीटा dr d थीटा d फाई, ठीक है। नाउ आपने ये बहुत बारी इंटीग्रेशन करा ही है, डी फाई की तो कोई टर्म ही नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे कोई भी फाई टर्म नहीं है, तो फाई टर्म नहीं है तो ये डी फाई वाली टर्म्स 2π दे देगी, क्योंकि फाई गोज़ फ्रॉम 0 से 2π, डी फाई है तो ये 2π दे देगी। और साइन थीटा, यहाँ पे थीटा का भी कोई पार्ट नहीं है, तो साइन थीटा डी थीटा, और थीटा गोज़ फ्रॉम 0 से पाई, ये पूरा दे देगा 2, सो 2 इंटू 2π, ये हो जाएगा 4π, तो ये 4π बाहर आ जाएगा, एंड इंटीग्रेशन आपका बच जाएगा r गोज़ फ्रॉम a0 से इन्फिनिटी तक psi100 के मोड का स्क्वायर r² dr, ये बच जाएगा। अब psi100 आपको यहाँ पे पता ही है, ये है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो जो हमने पहले किया था वो यही किया। अगर आप psi10 को इस टाइप से लिखते हो तो 1/4π का स्क्वायर, और ये 4π, सो 1/4π का स्क्वायर आएगा और ये पार्ट आएगा, सो 1/√4π का स्क्वायर 4π होगा, 1/4π एंड 4π, सो ये कैंसिल हो जाएंगे, एंड प्रोबेबिलिटी आप देखोगे ये सेम आ जाएगी जो हमने पहले किया था। ये r10 के मोड का स्क्वायर r² dr ही बच जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने रेडियल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए सिंपली रेडियल वेव फंक्शन यूज़ करके आंसर कर दिया था। सो टोटल वेव फंक्शन यूज़ करके भी कर सकते हो, बस एक इंटीग्रेशन का स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू।